तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत से पुनीत भाई बुलाते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस धमाकेदार सेशन में। अब ये सेशन धमाकेदार क्यों होने वाला है उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि कि आज के सेशन में हम आपको वो क्वेश्चंस बताने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो आप लोगों के कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो आज का ये सेशन है उसमें जो आप लोगों के क्वेश्चंस जो रहेंगे, ये क्वेश्चंस बस अब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में कि ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं और कुछ मत पढ़ने का प्रयास करना, पर इसमें से भी क्या क्या पढ़ लूं वो मेरे से मत पूछना, क्योंकि ये सब कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। ठीक है। अब बेटा जी, अब आप लोगों को सारी की सारी चीजें वन बाय वन करके हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और वन बाय वन करके चीजें करते रहेंगे। देखिए क्या इश्यू है, कैसे क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस क्लास में नहीं करते हैं क्योंकि हमारा समय व्यर्थ होगा। ठीक है जी, तो जल्दी से बता दीजिएगा अगर जो आज के सेशन के लिए आप लोग रेडी है। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन। फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी। बिल्कुल बेटा, यूरिया साइकिल आ रही है, तीनों साइकिल इंपोर्टेंट है। चलिएगा जी, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या होता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है। अब देखिए बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हम लोगों का 2 मार्क्स में भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है। 2 मार्क्स में भी नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा जी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे कि अगर जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये जो पहली स्लाइड पर लिखा हुआ है इतना बेसिक इंट्रोडक्शन लिख देंगे। चलिएगा जी, अब यहां पर बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या बोलते हैं। देखिए बीटा ऑक्सीडेशन इज द कैटाबोलिक प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड आर ब्रेक डाउन इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन रहती है वहां पर हमारा क्या होता है, फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है और वहां से हमारा एसिटाइल कोए का जनरेशन होता है, NADH का जनरेशन होता है और FADH2 का जनरेशन होता है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, हर एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन मेरा आपसे बनेगा कि FADH2 में टोटल नंबर ऑफ ATP कितने होते हैं। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, है ना। विच एंटर द TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP। क्या बात बोली गई बेटा जी, ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या है कि हमारा बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हमारा कि जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं इनका क्या होना बेटा जी, ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन होना कहां पर, हमारे माइट्रोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और ब्रेक डाउन होने के बाद में किस में कन्वर्ट होना, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना, NADH में कन्वर्ट होना और FADH2 में कन्वर्ट होना। ठीक है जी, उसके बाद में जो हमारा ये एसिटाइल को है, आप लोगों को पता होगा TCA साइकिल, हमारी क्रैब साइकिल का फर्स्ट पॉइंट यही रहता है। अब यहां से हमारा क्या होता है कि हमारी क्या है, ये चीज फिर कहां एंटर करती है, TCA साइकिल में, और वहां से फिर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को हमारा क्या है आगे प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारा क्या बेटा जी ATP का फॉर्मेशन होता है। और ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के बारे में हम आपको कल भी बता चुके हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या होता है, क्लियर हो गया। तो इट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑक्सीडेशन अकर्स एट अ बीटा कार्बन एटम द सेकेंडरी कार्बन फ्रॉम द कार्बोनिक ग्रुप ऑफ द फैटी एसिड। अब एक बात आ जाती है कि इसका नाम बीटा ऑक्सीडेशन ही क्यों रखा गया। ये 10 ATP वाला कौन आया रे FADH2 में, ये 10 वाला कौन आया रे, पकड़ो राजू, कौन था रे, कोई तो था ऊपर चला गया, कोई तो था भाई, ऊपर चला गया, ढूंढना जरा कौन था, नाम बताओ उसका। 10.5 ATP लिखा था उसने, ऊपर चला गया वो। भाई साहब तुम तो बॉडी की संरचना बदल दोगे, ठीक है, अगर जो ऐसा होने लगा तो। अब इसको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्यों बोला जाता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है ये तो समझ में आ गया,
पर बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा जी यहां पर हमारा क्या होता है कि बीटा कार्बन यानी कि जो सेकंड नंबर पर जो कार्बन होता है कार्बोनिक ग्रुप का, बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन होता है। इस वजह से इसका नाम क्या बोला गया है? बीटा ऑक्सीडेशन बोला गया है। पकड़ लिया भाई साहब, 1.5 बोला जाता है और उसको हम लोग क्या है 2 कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिएगा, तो ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या होता है, क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अगर जो सरल भाषा में क्लियर हुआ हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। साइट ऑफ अकेरेंस के बारे में बात करें बेटा जी, तो मेनली हमारा कहा है ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना, लीवर के माइट्रोकॉन्ड्रिया में किडनी, हार्ट, मसल सेल। अब आप बोलोगे भैया लीवर का माइट्रोकॉन्ड्रिया कैसे हो गया? भैया जो लीवर सेल्स होती है ना, लीवर में भी तो सेल्स होती है ना, और सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। किडनी की जो सेल्स होती है, हार्ट की जो सेल होती है, फिर मसल सेल जो होती है बेटा जी, वहां पर मेनली हमारा अकर होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है जी, अब स्टेप्स क्या क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन के? अब देखो मैं आपको चैन वाले फॉर्मेट में इस वजह से नहीं समझा रहा हूं क्योंकि चैन तो आप लोग बना ही लोगे, है ना, पर लेकिन भैया जो स्टेप्स आप लोगों को लिखने होते हैं आपको वो पता होने चाहिए। जैसे कि अगर जो हम लोग यहां पर बात करें, सबसे पहले बेटा जी हमारा एक्शन या फिर क्या है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। हमारा सबसे पहले क्या होता है बेटा जी? फैटी एसिड का एक्टिवेशन होता है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, फैटी एसिड इज कन्वर्टेड टू फैटी एस्काइल कोए इन द साइटोप्लाज्म। हमारा कि फैटी एसिड सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा बेटा जी? हमारा फैटी एकाइल कोए में कन्वर्ट होगा, और वो भी कहां पर? साइटोप्लाज्म में। फिर हमारा एंजाइम आएगा एकाइल कोए सिंथेज एंजाइम आएगा। जो एकाइल कोए सिंथेज एंजाइम है वो क्या करेगा बेटा जी? हमारा यहां पर रिक्वायर्स एटीपी टू एएमपी, और हमें क्या है फॉस्फेट ग्रुप की यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हमारा क्या होगा? एटीपी हमारा जाएगा, क्योंकि देखो एटीपी से हमारा क्या बन रहा है? एएमपी बन रहा है। इट मींस कि जो पहला स्टेप होगा वहां पर क्या होगा बेटा जी? हमारा एक्टिवेशन होगा फैटी एसिड का। यानी कि कैसे? जो फैटी एसिड है वो फैटी एकाइल कोए में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एकाइल कोए सिंथेज, और यहां पर हमारा क्या होगा? एटीपी यूज होगा, यानी कि एनर्जी हमारी यूज होगी प्यारे बच्चों। सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट इनटू माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब ये चीज कहां पर हुई है बेटा जी? साइटोप्लाज्म में हुई है। साइटोप्लाज्म आप मुझे बताइएगा कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड होता है, या फिर जेली लाइक फ्लूइड होता है? बताइएगा जरा साइटोप्लाज्म कैसा होता है चैट सेशन में। अगला स्टेप हमारा ट्रांसपोर्ट इनटू माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब ये साइटोप्लाज्म में था, यहां से कहां पर एंटर कर रहा है बेटा जी? माइट्रोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा है। ठीक है जी, अब देखिएगा फैटी एकाइल कोइज ट्रांसपोर्टेड बाय हमारा क्या बेटा जी? केराटिनिन स्ट्रेल हमारा जो है उसकी सहायता से जो हमारा ये फैटी एकाइल कोए जो बना था ये हमारा कहां पर हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहां पर? साइटोप्लाज्म से माइट्रोकॉन्ड्रिया में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सेरेटिन एकाइल ट्रांसफरेज 1 and 2। अब देखो जहां पर सिंथेसिस हो रही है, जहां पर सिंथेसिस हो रही है वहां पर हमारा एंजाइम आ जाता है सिंथेज, और जहां पर एक जगह से दूसरी जगह चीज ट्रांसफर हो रही है वहां पर एंजाइम हमारा आ जाता है ट्रांसफरेज। तो यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी, पहले स्टेप में हमारे सिंथेसिस हो रही थी तो सिंथेज एंजाइम था, और दूसरे स्टेप में हमारा क्या बेटा जी? ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसफरेज एंजाइम है। आ रही है बात समझ में? तो हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। जेली लाइक फ्लूइड होता है, वेरी गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया। जेली लाइक फ्लूइड क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी है ना, न्यूक्लियस, हमारे राइबोसोम, साइटोसोम, लाइसोसोम, ये सब के सब क्या है? आपस में टकरा ना जाए और इनकी पोजीशन एक जगह फिक्स्ड ही रहे। अगला आगे देखेगा रिएक्शन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल। हमारा कि हमारी जो बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल है वहां पर हमारी रिएक्शंस कैसे कैसे होती है। पहले स्टेप में हमारा क्या होता है बेटा जी? ऑक्सीडेशन होता है। दूसरे स्टेप में हमारा क्या है? हाइड्रेशन होता है। तीसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है, और चौथे स्टेप में बेटा जी हमारा क्या है? हमारा थायलाइज होता है हमारा। ठीक है जी, थायोलाइसिस होता है हमारा।
तो इस तरीके से हमारी क्या है बेटा जी रिएक्शंस होती है। अब ऑक्सीडेशन कैसे होता है, फैटी एकाइल कोए जो हमारा है वो हमारा क्या बेटा जी ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से, है ना। हमारे यहाँ पर क्या है, क्योंकि पहले स्टेप में जब हमारा फैटी एकाइल कोए बन गया था तो वो हमारा क्या हो रहा था बेटा जी साइटोप्लाज्म से कहां पर जा रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा था बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम, वही यहां पर जिक्र हुआ है। सेकंड स्टेप में देखिएगा हमारा क्या है हाइड्रेशन होता है, जो हमारा क्या है ट्रांस हमारा क्या बेटा जी एनाइल कोए जो हमारा है ये हमारा क्या है बीटा हाइड्रोक्सी एकाइल कोए में हमारा कन्वर्ट होता है। एंजाइम हमारे यहाँ पर क्या जाता है एनाइल कोए हाइड्रेज एंजाइम हमारे यहाँ पर आ जाता है। साथ ही साथ तीसरा स्टेप हमारा आ जाता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में हमारा क्या होता है, जो हमारा ये एल बीटा हाइड्रोक्सी एकाइल कोए हमारा जो बना है ये हमारा किसमें बीटा कीटो एकाइल कोए में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। और एंजाइम हमारे यहाँ पर कौन सा आता है बीटा हाइड्रोक्सी एकाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है, और यहां से हमारा क्या होता है बेटा जी NADH प्रोड्यूस होता है। और आपको अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारा क्या है NADH का फॉर्मेशन होना, FADH2 का फॉर्मेशन होना, और हमारा साथ ही साथ बेटा जी क्या है हमारा बीटा ऑक्सीडेशन को फैटी एसिड से हमारा क्या बेटा जी एसिटाइल CoA का फॉर्मेशन होना। तो देखिएगा हमारा FADH2 प्रोड्यूस हो चुका है पहले स्टेप में, और उसके बाद में तीसरे स्टेप में आकर के हमारा NADH भी प्रोड्यूस हो चुका है, और लास्ट स्टेप में हमारा क्या प्रोड्यूस होगा बेटा जी एसिटाइल CoA प्रोड्यूस होगा। तो जो बीटा कीटो एकाइल CoA है हमारा बेटा जी ये एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा, और क्या है शॉर्टनेड बाय फैटी एकाइल CoA। यहाँ पर एंजाइम हमारा कौन सा लगेगा बीटा कीटो थायोकाइनेज हमारा एंजाइम यहाँ पर लगेगा, अगर बीटा कीटो थाइलेज एंजाइम हमारा यहाँ पर यूज होगा। तो पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन, दूसरे स्टेप में हाइड्रेशन, तीसरे स्टेप में क्या बेटा जी ऑक्सीडेशन, और चौथे स्टेप में हमारा क्या है थायोलाइसिस हमारा होगा। तो हमारा जो पहला स्टेप है ठीक है जो क्या बेटा जी, तो यहां पर हमारी क्या है कि रिएक्शन क्या क्या हो रही है मैंने यहां पर आपको वो भी बता दिया कि पहले स्टेप में हमारी क्या रिएक्शन होती है, मेरे साथ में रिपीट करेंगे। देखो चारों रिएक्शन एक साथ में बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, और हमारा क्या है थायोलाइसिस। ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, थायोलाइसिस। अब पहले जब हमारे फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर क्या होता है बेटा जी फैटी एकाइल CoA जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट होता है ट्रांस एनोल CoA में हमारा कन्वर्ट होता है। ठीक है जी। अब जो सेकंड स्टेप है ट्रांस एनोल CoA हमारा जो है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा जी एल बीटा हाइड्रोक्सी एकाइल CoA में, किसमें एल बीटा हाइड्रोक्सी एकाइल CoA में। थर्ड स्टेप जो हमारा ऑक्सीडेशन आता है वहां पर ये हमारा एल बीटा हाइड्रोक्सी एकाइल CoA जो हमारा है ये किसमें कन्वर्ट होता है बेटा जी हमारा बीटा कीटो एकाइल CoA में, किसमें बीटा कीटो एकाइल CoA में। और फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होता है जो हमारा बीटा कीटो एकाइल CoA है ये हमारा कन्वर्ट होता है बेटा जी किसमें हमारा बेसिकली एसिटाइल CoA में हमारा कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है बीटा कीटो एकाइल CoA एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है। अब आप बोलोगे भैया बीटा ऑक्सीडेशन में जो हमें छोटी सी साइकिल लिखनी होती है वो भी आप हमें बता दीजिए। तो उसका बेटा जी वो जितनी भी साइकिल्स आप लोगों को लिखनी है वो सारी के सारे के स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे लाइव के खत्म होते ही, जितनी भी साइकिल अभी मैं यहाँ पर होल्ड पर करूंगा। ठीक है जी, क्योंकि साइकिल तो आप लोगों को आप अभी तक देखते हुए आए हो, आपको हर जगह मिली है साइकिल्स पर, लेकिन उसकी थ्योरी क्या लिखनी है मेन मुद्दा हमारा यहाँ पर फंस जाता है। कल से मेरे पास में बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया साइकिल तो चलो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पर भैया एक पेज की साइकिल लिख करके उसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, तो वो थ्योरी अब हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं। और अब देखिएगा हमारा एनर्जी यील्ड एग्जांपल के बारे में बात करें हमारा बेसिकली, तो यहाँ पर एनर्जी हमारी कैसे कैसे क्या होती है। तो जो हमारा पाल्मिटिक एसिड है अंडरगोज 7 साइकिल्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है देखिए 8 एसिटाइल CoA हमारे मिलेंगे, यानी कि यहाँ से हमारे क्या हुआ बेटा जी 80 ATP हमें मिला YTCA साइकिल। ठीक है जी, उसके बाद में 7 NADH हमें मिले, यानी कि 17.5 ATP हमें यहाँ से मिले, क्योंकि हमारा NADH में हमारा 3 ATP बोले जाते हैं पर लेकिन 2.5 होते हैं, इस वजह से हमारा रेशियो आया। 7 FADH2 हमें मिले, यानी कि 10.5 ATP का फॉर्मेशन हो हमारा, ऐसा क्योंकि 1.5 ATP एक FADH2 में बोला जाता है पर लेकिन हम लोग बोलते दो हैं पर एग्जैक्टली 1.5 होता है। ठीक है जी, उसके अलावा तो हमारा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ATP कितने हो गए बेटा जी 108 ATP हमें हो गए।
और 2 एटीपी हम इसमें से माइनस करेंगे क्या कि एक्टिवेशन के टाइम पर, तो हमारा क्या है बेटा जी एक्टिवेशन के लिए, तो हमारे यहां से क्या होगा 106 एटीपी टोटल हम लोगों को प्राप्त होंगे। तो ये हमारा क्या बेटा जी पूरा का पूरा पाल्मिटिक एसिड का हमारा क्या है 16 कार्बन को लेकर के हमारा क्या पूरा का पूरा यहाँ पर साइकिल दिया हुआ पूरा जो कंप्लीट हमारे 7 टाइम रोटेशन हमारा होता है साइकिल का। ओके जी, अब यहां पर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। तो प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग या फिर एक्सरसाइज। तो हमारे क्या बेटा जी क्या बोला गया है कि फास्टिंग के टाइम पर या फिर हम लोग अगर जो बात करें तो हमारा एक्सरसाइज करते टाइम पर, है ना, या फिर हम लोगों को जब एनर्जी की एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है वहां पर हमारा क्या बेटा जी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने फास्ट रखा हुआ है, जैसे फास्ट रखते हैं, अभी जन्माष्टमी का टाइम गया है तो जन्माष्टमी पे हम लोग क्या करते हैं फास्ट रखते हैं। रमजान चल रहे थे, रोजों के टाइम पर रोजा रखा जाता है, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं कि इंसान पड़ा हुआ है, भाई उस टाइम पर भी काम कर रहा है ना। जन्माष्टमी का दिन था, हम लोगों ने भंडारा किया, है ना, भाई भंडारे में एनर्जी लगती है, गर्मी में भंडारा बांट रहे हैं, है ना, मेरा तो निर्जला उपवास रहता है, पर फिर भी बॉडी को एनर्जी कहां से मिल रही है? तो ये सब चीज जो हमारी बॉडी का संरचना ही ऐसे हुई है ना। वो देखो कभी कभी आप लोग जैसे बिजी हो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि आपने सुबह का बस पानी पिया, उसके बाद में आप काम किए जा रहे, खाने पीने का होश ही नहीं है। जैसे घर में कभी शादी हुई होगी किसी की, है ना, तो वहां पर क्या है कि बस पानी पी लिए तो पी लिया, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, बस इधर उधर मैनेजमेंट में ही लगे हुए हैं, पर बॉडी को तो फिर भी एनर्जी मिलती रहती है ना, एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि पूरा जीवन ऐसे बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी, एक लिमिट तक, एक समय तक क्या है बेटा बेसिकली बॉडी को एनर्जी खुद बॉडी दे सकती है ना, बॉडी को एनर्जी खुद बॉडी दे सकती है। तो वही बात यहां पर हमारी हुई है कि बेसिकली फास्टिंग के टाइम पर जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और उस टाइम पर हम खा भी रहे हैं, खाते रहो करते रहो खाते रहो करते रहो खाते, ऐसा थोड़े ना है, पर लेकिन हमारी बॉडी को फिर भी एनर्जी मिल रही है। तो ये हमारा उसी समय के बारे में बात हुई है। आ रही है बात समझ में बेटा जी? फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करिएगा प्यारे बच्चों। यार इतने सारे बच्चे लाइव में देख करके ना दिल खुश हो जाता है, पर सभी बच्चे बोले तो कितना अच्छा लगेगा। देखिए बच्चा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आप अपनी इस थ्योरी को सबसे पहले तो चेंज करो कि भैया मैं कम लिखूंगी तो नंबर कट जाएंगे क्या, ज्यादा लिखूंगी तो नंबर मिल जाएंगे कम। मैं आपको एक चीज सिंपल सा बोलना चाहूंगा कि ज्यादा लिखने वाले की भी बैक आ जाती है, कम लिखने वाले की भी बैक आ जाती है। ज्यादा लिखने वाला भी टॉपर बन जाता है, कम लिखने वाला भी टॉपर बन जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप लिख क्या रहे हो। इस मेंटेलिटी को चेंज कर दो कि लिखने से पास हो जाते हैं। मैं बार बार यही चीज बोलता हूं कि लिखने से पास नहीं होते प्यारे बच्चों। लिखने से अगर जो पास हुआ करते तो इस पूरे के पूरे भारतवर्ष में एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होगा जो लिख ना पाता हो। मरे से मरा कुछ ना कुछ वो लिख ही देगा। जो आज की इस लाइफ को मान लीजिए ज्वाइन कर रहा है, पहली बार वो पढ़ रहा है सेकंड सेमेस्टर में, उसके दिमाग में मान लीजिए अभी जितनी मैंने चीजें बताई 10% भी आई, वो फिर भी एग्जाम में लिख करके आ जाएगा 4 पेज इस टॉपिक पर लिख देगा वो, पर लिखने से पास नहीं हुआ जाता है। अब आप 10 पॉइंट लिख लीजिए, मान लीजिए आप सिग्निफिकेंस में 10 पॉइंट लिख रहे हो बच्चा, पर उस 10 में से रिलेवेंट एक भी नहीं है, तो एग्जामिनर का तो दिमाग खराब होगा ना, वो तो सर्कल करके काट देगा। वहीं पर ही आप 1 पॉइंट लिख रहे हो पर वो रिलेवेंट है, तो उस 1 पॉइंट पर भी नंबर मिलेगा। समझ रहे हो? ठीक है, आ रही है बात समझ में? बेटा एडमिट कार्ड अभी 12 बजे के और 4 बजे के बीच में आने की संभावना है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज हमें ये पता लगा है कि 12 बजे से 4 बजे के बीच में एडमिट कार्ड, मतलब 4 बजे तक आज आ जाएगा एडमिट कार्ड। बस तो टेंशन मत लिया करो, इतनी ज्यादा टेंशन लोगे ना तो देखो अभी तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही दौड़ रहा है कि मैं ये भी कर लूं, ये ना छूट जाए, ये भी आ जाए, वो तुम्हारा चीज मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, पर तुम्हारे पास एक गाइडर खड़ा हुआ है ना। हमारे पास में गाइडेंस देने वाले नहीं था, और आप लोग क्या फील कर रहे हो इस टाइम पर एग्जाम आ गए आपके, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूं कि भैया ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, शायद ये भी आ सकता है, क्योंकि आपका सेमेस्टर दांव पर लगा है। हकीकत बात ये है, आप लोगों का टेंशन लेना लाजमी है, पर लेकिन उस टेंशन को दूर करने के लिए मैं हूं ना, मेरे पर विश्वास करो। पहले सेमेस्टर में किया था मैंने, उस विश्वास को टूटने नहीं दिया, दूसरे में भी कर लो, टूटने नहीं दूंगा, 100% ये मैं बात बोल सकता हूं। तो हम लोग कहां पर थे, अभी थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था कि प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग एक्सरसाइज
सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी सॉरी। अच्छा एक और इस क्वेश्चन के बाद में बताएंगे, चलो थोड़ी सी बात, ठीक है जी। तो हमारा क्या है कि जैसे हम लोग क्या है कि फास्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना, तो हमें वहां पर हमारी क्या है बेटा जी, एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है, ठीक है। मेजर पाथवे की बात की जाए, मेजर पाथवे फॉर फैटी एसिड कैटाबोलिज्म हमारा है ना, एसिटाइल कोए फॉर्म्ड कैन बी यूज फॉर, अब हमारा जो एसिटाइल कोए मैंने आप लोगों को रिसेप्टर के कॉन्सेप्ट में बताया था, फोर्थ यूनिट में आपको पूछा, फोर्थ सेमेस्टर में पूछा जाएगा, टीसीए साइकिल के लिए, हमारा एटीपी फॉर्मेशन के लिए, और कीटोन बॉडी फॉर्मेशन इन लीवर, कि कीटोन बॉडी हमारा फॉर्मेशन से आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, आपके सिलेबस में मैंने आपको इंपोर्टेंट में लिखवाया हुआ है कीटोन बॉडीज वाला, तो कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन के लिए लीवर के अंदर हमारा हेल्प करता है कौन, हमारा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। और ये हमारा क्या बेटा जी, कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने यहां पर आप लोगों को बता दिया। उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को आपके नेक्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के लिए ऑफर भी बताया हुआ है। सबसे पहली चीज इस सेमेस्टर में मेरी तरफ से आप लोगों को आज ही अनाउंसमेंट है, जो बच्चे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपसे सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जबकि एक एक आधी आधी यूनिट बची हुई है सिलेबस में, और 2 महीने में सब कुछ पढ़ा दिया। मैं आप लोगों से वादा करता हूं आज इस लाइव में खड़ा होकर के कि दिवाली का जो गिफ्ट रहेगा हम लोगों की साइड से वो यही रहेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। दिवाली वाले दिन आपका पूरा सिलेबस खत्म करके आपके हाथ में दिया जाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। दूसरी चीज, जो डिजिटल कोर्स 1499 का है, ये कोर्स मात्र आपको 1299 रुपए का मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बोले थे कि भैया आपके नंबर पर रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो हम ऐप पर से ही कुछ बता दीजिए जो हम बाय कर ले। तो बेटा जी मैं आपको यहाँ पर खुला खुला बता रहा हूँ कि आपको कूपन कोड अप्लाई करना है डिजिटल कोर्स के लिए BSP 200। आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा और आपका ये ऑफर 1499 का 1299 में हो जाएगा। और वहीं पर ही बेटा जी आप जब मास्टर कोर्स अगर जो बाय करते हो, तो जो कि कोर्स आपका 2499 का है, ये आपको मिलेगा मात्र और मात्र 2099 रुपए का, विद होम डिलीवरी नोट्स भी आएंगे आपके घर पर। इस कोर्स पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BSP 400। ये कूपन कोड आज 12 बजे से आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगा और 31 अगस्त 2025 तक ये ऑफर चलेगा। उसके बाद में कृपया करके मैं हाथ जोड़ करके सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा कि प्लीज कोई भी ऑफर के लिए ना बोले। बेटा अपलोड हो चुका है, अब मैं फिर से मैं डूब करके मर जाऊं क्या? 2 दिन पहले ही इसका PDF अपलोड हो चुका है, ठीक है, मैं डूब करके मर जाऊं क्या? ये PDF मैंने ऑलरेडी आप लोगों के कोर्स के अंदर अपलोड कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन बोलते बेटा जी एक्सप्लेन गाउट डिसीज, कि गाउट डिसीज क्या होता है, हम लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है ना जी, गाउट डिसीज के बारे में बताना है। पर लेकिन पहला क्वेश्चन जैसे हमने आपको बताया, अच्छा ईमानदारी से बताना कि आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं पढ़ाने लायक मास्टर हूं? बेटा मैं इधर खड़ा होकर गारंटी ले रहा हूं ना मैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं क्यों गाली खाने वाला काम करूंगा कि तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन ना आए? मैं क्यों चाहूंगा ऐसा कि तुम्हारे क्वेश्चन में पेपर ना आए, फिर तुम शाम को आओ मुझे गालियां दो? मुझे शौक है कुछ गाली सुनने का। बना सकते हो, 7 नंबर में आया तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बना सकते हो रिवर्स वाला भी। देखो वहां पर तुम जितने चीज लिखने हो तुम लिख लो, पर लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा कि टाइम मैनेजमेंट से चलना। टाइम अगर जो बचा हुआ है तो इसके साथ में तुम 2 साइकिल और लिख दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पर अगर जो तुम्हारा तुम शाम को आए कि भैया क्वेश्चन पेपर तो पूरा आता था पर टाइम नहीं मैनेज कर पाए, मुझे वो बच्चा दुश्मन दिखता है फिर, कि जब पेपर पूरा आता था क्यों नहीं टाइम मैनेजमेंट कर पाए, वो दिक्कत है। उस बच्चे पर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि भैया 2 क्वेश्चन छूट गए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। क्यों? वो गलती तुम्हारी है, फिर वो गलती तुम्हारी है, मैं पहले बता रहा हूं। भाई देखो सुनो मेरी बात, मैं आपको यहां पर स्पष्ट क्लियर कर देता हूं। जिस बच्चे ने कल का पेपर दिया है, ठीक है, जो कल का वाला टेस्ट, अगर जो आप उसको तैयार कर लेते हो तो बेटा जी आपका 50+ नंबर आराम से मैच होने वाला है कल वाले टेस्ट से। खाली जो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस टेस्ट और प्लस 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेता है, उससे 60-65 नंबर का आराम से पेपर मिल जाएगा। बल्कि जो कल का पेपर दिया था उससे ही 60 नंबर का भी आ जाएगा, ये भी बोल रहा हूं। पर मैं रिस्क नहीं लेता हूं, फिर आप बोलोगे भैया 60 नंबर को तो आया नहीं, 59 का रह गया। ठीक है, मैं इतनी सी चीज बोलूंगा, या तो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो,
या कल वाला पेपर तैयार कर लो, वहीं से पेपर आने वाला है, बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। महा इंपोर्टेंट तैयार कर ले तो कल का पेपर ऑटोमेटिकली तैयार होगा, कल का पेपर तैयार कर ले तो ऑटोमेटिकली महा इंपोर्टेंट तैयार हो गया, बात खत्म। ठीक है भाई, अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखो मैं अब इससे ज्यादा और कॉन्फिडेंस कोई तुम्हें पूरे यूट्यूब पर मिलेगा भी नहीं, पूरे फार्मा फील्ड पर जाकर के देख लेना। ठीक है बेटा, सब कुछ बताएंगे, मैं भाग थोड़े ना गया कि बेटा अब तुम्हारा एंड हो गया, चलो भाई चलो। बता रहा हूं ना यार, क्यों परेशान होते, इतना ज्यादा परेशान, पता नहीं क्यों दुखी हो यार। वो तो तुम्हारे पास सब कुछ है, जब तुम इतना दुखी हो। जिस बच्चे के पास कुछ नहीं है फिर उसका क्या होगा। चलेगा, गाउट डिसीज के बारे में बात करता है। देखो मोटा मोटा सा हम बोले गाउट डिसीज क्या होता है। देखो गाउट डिसीज में हमारा क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है वो जॉइंट्स पर वो हम उसका क्या है, हमारी हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है। ठीक है, अब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया, अब वो कहीं ना कहीं तो बॉडी में जाकर के भाई स्टोर होगा। भाई जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो गया, 7 से ज्यादा हो गया, बढ़ गया है, ठीक है जी, ठीक है, अब 7 से ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली वो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जाकर के तो भाई स्टोर भी होगा। तो वो स्टोर कहाँ होता है, वो होता है हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो जॉइंट्स पर जाकर के स्टोर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई जैसे जैसे एज होती जाती है लोगों की, तो उनके जो जॉइंट्स रहते हैं वहां पर क्या होता है, स्वेलिंग आने स्टार्ट हो जाती है। और आजकल ये डिसीज बहुत ज्यादा मतलब कि नॉर्मल हो गई है कि जॉइंट पेन होना, है ना, जॉइंट्स पर स्वेलिंग आ जाना, रेड रेड हो जाना जॉइंट्स का, एंड सही से बैठ ना पाना, उठते टाइम ऐसे घुटनों पर हाथ रख के उठना, और ऐसे उठ रहे हैं तो घुटने कट 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 बोल रहे हैं। तो ये क्या है बेटा जी, हमारे गाउट के ही सिम्टम्स है। इसका हम लोगों को टेस्ट कराते रहना चाहिए। इस वजह से बोलते हैं कि आज के टाइम पर मैं हर एक बच्चे को भी ये सजेशन दूंगा, और आपको भी और आपकी फैमिली को भी, आप भले ही अपना चेकअप ना कराएं पर अपने फैमिली, चाहे आपका कैसा भी बजट हो, चाहे आप बिल्कुल पुअर मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हो, कुछ भी हो, तो देखिए 1000 2000 3000 रुपए हर किसी के पास में है 6 महीने में। हर 6 महीने में या 1 साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं। फुल बॉडी चेकअप का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी टेस्ट जरूर कराएं, ताकि कि आपको पता लग सके कि आपके शरीर में कोई बीमारी आ तो नहीं गई है। क्योंकि आज के टाइम पर बीमारियां ऐसी हो गई हैं कि वो स्टार्टिंग में पता नहीं लगती और जब वो बड़ी हो जाती है फिर वो ठीक नहीं होती। तो हम हर 6 महीने 8 महीने या 1 साल में फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं। और आज के टाइम पर आप अभी अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले या ना ले, पर अपने मम्मी पापा को बोले कि वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा ले। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हमें लगता है कि 10,000 रुपए 12,000 रुपए, मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये आपको सजेशन दे रहा हूं कि अगर जो हेल्थ इंश्योरेंस आपके मम्मी पापा का है, बीमारी कोई ना कोई जरूर होनी है, ये फैक्ट है कि हमें कोई बीमारी नहीं होगी, होगी। कल को टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, 30 35 40 हजार रुपए जब एकदम जाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं पर जब हम 10,000 का एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, 8,000 का एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, और बस वहां कार्ड स्वाइप होना है और हमारा कुछ नहीं करना, और वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्योंकि देखो कभी भी देखना, जिसके पास में कार्ड होगा ना बेटा जी, उसके पास में डॉक्टर भी 10 बार आएगा, सर आपको पानी मिला है नहीं मिला। और अगर जो तुम वैसे गए हो ना पैसे देने वाले, तो तुम्हारे को कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उनको 50,000 का बिल फिर 1 लाख का बनाना है कि उनको पैसा कंपनी देगी। तो ये काम अपने घर पर जरूर करा लेना, और बॉडी चेकअप जरूर कराते रहा करो, है ना, हर महीने नहीं, 6 महीने 8 महीने 1 साल में जरूर। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या बीमारी आ गई ये हमें भी नहीं पता है, और जब वो बड़ी हो जाती है तो फिर हो जाता है दिक्कत। ठीक है, तो गाउट डिसीज हमारा यही होता है। आई थिंक सो गाउट डिसीज, गठिया रोग भी इसको ही बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्टली इसका हिंदी मीनिंग नहीं पता है। शायद मैंने यही सुना है कि गठिया रोग भी इसी को बोलते हैं, पर लेकिन शायद वो कुछ और भी हो सकता है, मुझे माफ कीजिएगा अगर जो मैं गलत बोल रहा हूँ। पर लेकिन हमारे जॉइंट्स पर स्वेलिंग आ जाना, रेडनेस हो जाना, वो गाउट होता है। आई थिंक सो मैं आपको जो बीमारी है वहां तक ले गया हूँ। ठीक है, तो देखेगा गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, है ना, हाइपर यूरिसीमिया। अभी मैंने आपको जस्ट बात करी थी कि यूरिक एसिड का ज्यादा हो जाना, हाइपर यूरिसीमिया हो जाना, बोला था नहीं बोला था, देखिए वही चीज यहां पर आ गई है। लीडिंग टू डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूट्रेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स एंड टिश्यू। ये बात आ गई कि जॉइंट्स पर हमारा क्या है, उनका एक्सेस मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाना, यानी उनका एक्सेस मात्रा में इकट्ठा हो जाना, उनका एक्सेस मात्रा में जमा हो जाना। क्योंकि भाई देखो अब एक जगह पर मान लीजिए जैसे आपका पेट ही है, स्वेलिंग क्यों आ जाएगी उस जॉइंट पर। मान लीजिए आपका पेट ही है, आपकी भूख है 2 रोटी की और आप खा गए 6 रोटी,
तो आपका पेट मोटा फूले मोटा दिखाई देगा नहीं? देखो मेरा तो पेट मोटा है ही, मैं तो मोटू है ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लेकिन आपका पेट जो दुबले पतले से है, जो हमारी क्यूट क्यूट से हमारी क्या है, जो क्या है चुन्नू मुन्नू है, आप सभी लोगों का पेट क्या हो जाएगा, इसे फूला फूला दिखाई दे। जैसे मेरा नॉर्मल दिख रहा है ना, ऐसा तुम्हारा दिखाएगा फिर, ठीक है जी, ऐसे। ठीक है, अब क्या है कि पेट फूला हुआ दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि वहां पर जब जमा दो चीज हो सकती थी, दो रोटी हो सकती थी, पर तुमने जमा वहां 6 रोटी कर दी। ऐसे हमारा क्या है कि जो ये हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो बढ़ गया है, अब वो क्या है, मान लीजिए वहां पर 7 यूनिट तक जा सकता था, अब पहुंच वहां पर 17 यूनिट गई है, तो ऑब्वियसली वो एरिया स्वेल होगा नहीं होगा, सूजेगा नहीं सूजेगा, यही चीज हमारी होती है। ओके बेटा जी, चलेगा। तो ये तो आपका हो गया डेफिनेशन पोर्शन, क्लियर हुई बात? तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। क्यों, क्या क्या कॉजेज होते हैं हमारे गाउट के? तो देखिएगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, कि यूरिक एसिड का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाने की वजह से हमारा ये होता है। डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड बाय किडनी, या फिर यूरिक एसिड का क्या है एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाना। अब देखो दो ही चीज है, दो ही चीज कैसे है कि भाई देखो, बॉडी को 7 यूनिट बनानी थी, अब बॉडी बना 17 यूनिट रही, यानी कि क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। बॉडी से एक्सक्रीट 7 ही यूनिट हो रही है, बाहर 7 यूनिट जा रही है। अब बॉडी के अंदर बच कितनी यूनिट रही बेटा जी? 10 यूनिट तो ऐसी बच गई ना। अब ये 10 यूनिट कहीं ना कहीं जाकर के तो कलेक्ट होगी। इसी वजह से क्या बोला कि कोजिस में ओवर प्रोडक्शन हो जाना, कि ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है यूरिक एसिड का, पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकती है कि भाई बन 7 यूनिट ही रही है, बन तो ठीक रही है, पर जो किडनी से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन है, जो बाहर जाना है, वो जा 3 यूनिट रहा है। अब बच गया बॉडी में फिर से 4 यूनिट। अब ये 4 यूनिट फ्री फॉर्म में घूम रहा है, क्योंकि अगला 7 फिर लाइन में लग गया, निकला 3 ही बाहर है, फिर 4 हो गया, ये तो टोटल 8 हो गया भैया। अब इस 8 को भी अगर जो हम बैठाए, फिर से 3 यूनिट चला गया, तो बच फिर 4 गया। तो ये 4 कहां जाएगा? जॉइंट्स में जाएगा, जॉइंट्स के पास में जाएगा और गाउट डिसीज का फॉर्मेशन करेगा। कि या तो बाहर निकलने की प्रक्रिया स्लो हो जाए, या फिर ओवर प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, ठीक है जी। अरे भाई साहब, आप को हम क्या बताएं, अभी बताते चलो इस क्वेश्चन के बाद में कि हमारे जीवन में कितना दुख है। तीसरा बेटा जी, जेनेटिक डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। अब गाउट डिसीज जेनेटिक डिसीज भी है बेटा जी, कि जैसे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी एक बीमारी चलती आ रही है, डायबिटीज। हमारे दादाजी को भी थी, परदादाजी को भी थी, तो हमारे पापा को भी है, और अब उम्मीद ये है कि वो या तो मुझे हो सकती है, मेरे भाई को हो सकती है, होगी जरूर, और क्योंकि वो जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, ऐसे गाउट भी जेनेटिक डिसीज होती है हमारी, कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट होने की वजह से हमारी ये बीमारी क्या है, अगले आने वाली पीढ़ी में भी हो सकती है। पर लेकिन अब जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका भी इलाज ढूंढ लिया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर को बंद किया जा सकता है। जैसे डीएनए का ये इतना पोर्शन, मान लीजिए इतना बड़ा डीएनए है, उसका ये पोर्शन क्या है कि इस पोर्शन की वजह से जेनेटिक डिसीज आगे ट्रांसफर हो रही है, उसको कट करेंगे, डीएनए को आपस में जोड़ेंगे, चलो। यानी कि अब ये पॉसिबल हो चुका है। आई थिंक सो चीन में हुआ था, जापान में होता है, इन दोनों में से एक देश में ये चीज हो चुकी है। हाई प्यूरिन डाइट हमारी, कि अगर जो हम लोग हाई प्यूरिन डाइट ले रहे हैं, या फिर ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो बेटा जी ऐसे पर्सन को क्या है, गाउट डिसीज होने की पूर्णतः संभावना होती है। ठीक है जी, तो ये देखिए हाई प्यूरिन डाइट है, जैसे मीट ज्यादा खा रहे हैं, सी फूड ज्यादा खा रहे हैं, या फिर अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा है, तो वहां पर हमारी गाउट डिसीज हो सकती है। तो ये सब हमारे क्या बेटा जी कोजेज है किसके, गाउट डिसीज के। आगे बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, कि गाउट डिसीज के सिम्टम्स क्या, यानी कि लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा, गाउट डिसीज के लक्षण के बारे में बात करें तो पेनफुल, बहुत ज्यादा, बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा। रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी जॉइंट्स पर, ये सारी चीजें रहेंगी। किडनी स्टोन भी हो सकता है बेटा जी यूरिक एसिड की वजह से। ठीक है, क्रोनिक अर्थराइसिस इन सीवियर केसेस, हमारा कि क्रोनिक अर्थराइसिस हो सकता है, पर वो क्या है मतलब कि रेयर केसेस में हमारा होता है। ज्यादातर करके जॉइंट पेन, स्वेलिंग, ये सबसे पहले नंबर पर रहती है स्टेज, मतलब कि ये सबसे ज्यादा होता है। सेकंड नंबर पर हो सकता है कि क्या है कि हमारे यहाँ पर तो बोलते हैं कि पथरी हो गई है, पथरी हो गई है ना, किडनी स्टोन हो गया है, पथरी हो गई है। ठीक है, आई एम प्योर, आई एम ऑल्सो बेटा जी, आई एम ऑल्सो बेटा जी। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं बायोकेमिकल बेसिस हमारे क्या क्या यूज होते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा बेटा जी यहाँ पर क्या है, प्यूरिन का उपयोग होगा। ठीक है, डिग्रेड टू यूरिक एसिड
है ना, फाइनल प्रोडक्ट इन ह्यूमन एज दे लैक यूरेसिस एंजाइम हमारा। ठीक है बेटा जी, हमारा क्या है, यूरेसिस एंजाइम हमारा यहाँ पर क्या है बेटा जी, उपयोग होता है ताकि हम लोग क्या है, यूरिक एसिड का डिग्रेड कर सके। व्हेन यूरिक एसिड एक्सीड सोल्यूबिलिटी क्रिस्टल डिपॉजिट इन क्या बेटा जी, साइनोवियल फ्लूइड इन्फ्लामेशन। अब क्या होता है बेटा जी कि हमारा जो ये कौन है बेटा जी, हमारा जो यूरिक एसिड है ये क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है कहां पर, हमारे साइनोवियल फ्लूइड में, जिसकी वजह से क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन मतलब कि क्या, एक तरीके से अजीब सा लगेगा, बेचैनी सी, मतलब कि इन्फ्लामेशन क्या है कि एक तरीके से पेन का ही एक तरीके से समझिए कि इन्फ्लामेशन होगा, झंझनाहट सी महसूस होगी हमारे उस पर्टिकुलर जॉइंट में। आगे बात करते हैं हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब देखिए ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट क्या है कि हम लोग यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ही रिड्यूस कर दे, है ना। अब दोनों ही केसेस में वो काम करेगा। एक केस क्या था कि यूरिक एसिड ज्यादा हो गया है तो भी हमारा, अगर हम इसको कम कर रहे हैं तो भाई तो भी ठीक है। और दूसरा केस था कि यूरिक एसिड नॉर्मल बन रहा है पर एक्सक्रीशन कम हो गया है, तो भी हम अगर जो यूरिक एसिड को कम कर दे भाई तो एक्सक्रीशन जितना हो रहा था उतना ही होगा, तो उस पर हमारा हाइपर यूरेसीमिया की कंडीशन नहीं होगी, और हाइपर यूरेसीमिया नहीं होगा तो गाउट डिसीज नहीं होगी। ठीक है जी, तो देखेगा यहाँ पर यही चीज बोली गई कि हमारा क्या है, रिड्यूसेस यूरिक एसिड फॉर्मेशन हमारा। ठीक है, हमारा क्या है, एलोप्यूरिनोल हम लोग यहाँ पर देंगे ताकि हमारा क्या हो सके, यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो सके बेटा जी, रिड्यूस हो सके। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा क्या है अगला, हमारा रिड्यूस इन्फ्लामेशन, कि हम लोग इन्फ्लामेशन को भी कम कर सकते हैं। क्या ना कि जो हमारी सेंसेशन हो रही है, झंझनाहट हो रही है, तो उसको भी अगर जो हम लोग रिड्यूस कर दे, कम कर दे, तो भी हमारा एक ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा ट्रीटमेंट कि हम लोग लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें, जैसे कि हम लोग क्या है, प्यूरिन क्या है, राइस को हम लोग क्या अवॉइड करें, है ना, जो कि प्यूरिन जो भी प्यूरिन रिच हमारे फूड रहते हैं, सॉरी मैं राइस बोल गया, प्यूरिन रिच जो हमारे फूड्स रहते हैं, जैसे अभी मैंने सी फूड आपको बताया, है ना, हमने आपको जो मीट बताया, नॉन वेज जो चीजें हमने आपको बताई, है ना, या फिर अल्कोहल कंजप्शन जो कर रहा है उसको रिड्यूस करा दे, तो डाइट को भी अगर जो हम लोग चेंज कर दें, है ना, लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें, तो अवॉइड प्यूरिन रिच फूड हमारा, कि जिन फूड्स के अंदर प्यूरिन ज्यादा है, प्यूरिन की मात्रा ज्यादा है, तो हम उनको रिड्यूस कर दें। साथ ही साथ अल्कोहल को रिड्यूस कर दें। मेंटेन हाइड्रेशन, कि हम लोग हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड मतलब क्या कि समय समय पर पानी पीते रहे, बॉडी को डिहाइड्रेटेड ना होने दे, डिहाइड्रेशन बॉडी में ना होने दे। ये भी हमारा क्या हो सकता है बेटा जी, ट्रीटमेंट हो सकता है किसका, हमारा गाउट का। और ये बात समझ में प्यारे बच्चों, तो यही हमारा क्या बेटा जी, कंप्लीट है गाउट, जो हमसे अलग से 7 नंबर में और डीएनए आरएनए के साथ में मिलाकर के 10 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं कि हम उसको परमानेंटली इनहिबिट कर रहे हैं, हम उस कंडीशन के टाइम पर, हम उस स्टेज पर जाकर के उसको इनहिबिट कर रहे हैं ताकि कि उस टाइम पर चीजें ठीक हो जाए, बॉडी नॉर्मलाइज हो जाए। क्योंकि हम अब देखो ये आपका बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, पर हम इसका आंसर आपको कुछ देसी स्टाइल में देना चाहेंगे। जैसे हमारा मान लीजिए कि हमारा 7 यूनिट हमारा बन रहा है, ये नॉर्मल होता है मेल्स के अंदर, फीमेल के अंदर 6.5 या 6 होता है। ठीक है जी, अब 7 हो रहा है, ठीक है हमारा। अब मान लीजिए 7 से ज्यादा हो गया तो फिर तो हम इसको रिड्यूस करके वापस 7 पे ले आएंगे, फिर तो बॉडी की चीजें मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। पर भैया जब क्या होगा कि जब यूरिक एसिड का किडनी के थ्रू सिक्रेशन डिक्रीज हो गया, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये है आपका कि भैया अगर जो हमने ये रिड्यूस कर दिया तो बॉडी में दिक्कत हो सकती है, वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल लाजमी है। परंतु हम लोग क्या है बेटा जी, हम लोग वहां पर 2 जगह पर काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको रिड्यूस करते हैं, इसको डिक्रीज किया। अब हमारा क्या है, इसको डिक्रीज करके हम मान लीजिए 3 यूनिट पर लेकर के आ गए। अब ये भी यहां पर 3 यूनिट का ही सीक्रेशन कर रहा था, तो हम ऐसा नहीं कि अब इसको परमानेंटली 3 यूनिट पर ही लेकर के आ गए, नहीं, हम क्या करते हैं कि बैक एंड पर इस पर भी काम करते हैं, किडनी पर भी काम करते हैं कि इसको वापस से बढ़ा करके 7 यूनिट तक लेकर के जाया जा सके। अब जब ये वापस से बढ़ करके 7 यूनिट तक हो जाएगा तो हम इस वाली दवाई को फिर स्टॉप कर देंगे जिसने रिड्यूस किया है, तो वापस से बॉडी 7 यूनिट तक लेकर के चलेगी, चीज हमारी क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि एक डैम है ना, डैम है जिससे पानी हमारा बाहर निकल रहा है। अब हमें यहां पर मान लीजिए एक ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डैम का पानी रोक दूंगा। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जिंदगी भर के लिए अब आगे पानी नहीं आएगा। मैंने डैम का पानी क्यों रोका, ताकि कि मैं यहां पर अपना कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर सकूं,
जैसे ही मेरा ये काम पूरा होगा मैं वापस से डैम खोल दूंगा, वापस से पानी नॉर्मल वैसे ही बहने लगेगा। मैंने ये क्यों किया, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि मुझे यहां पर एक नया पुल बनाना था। समझ रहे हो? अब ये मैंने परमानेंटली नहीं किया है, ये मैंने क्यों किया है, ताकि कि मेरा ये जो पानी है रुक जाए, मैं यहां पर पुल बना सकूं, वापस से जैसे पुल बना वापस पानी नॉर्मल जैसे बह रहा था वैसे बहेगा। ठीक है जी, चलेगा। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए के बारे में बात करें तो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी कि हमारा क्या है राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा डबल हेलिक्स होते हैं बेटा जी। हमारा वेस्टर्न हमारा क्या है, क्रैग मॉडल हमारा यहाँ पर रहता है। कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हमारा क्या बेटा जी, हमारा न्यूक्लियोटाइड से हमारे बने होते हैं हमारे डीऑक्सीराइबोस शुगर हमारा यहाँ पर रहेगा। हमारे क्या रहेगा बेटा जी, फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे और नाइट्रोजन बेस रहेगा। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से रहेंगे, एडेनिन रहेगा, थायमिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा और साइटोसिन रहेगा। ठीक है जी। बेस पेयर की बात करें तो हमारा एडेनिन के साथ में थायमिन रहेगा और ग्वानिन के साथ में साइटोसिन रहेगा। एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट रहेंगे और ग्वानिन और साइटोसिन हमारे क्या बेटा जी, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहेंगे। ठीक है जी। अगर जो हम लोग एंटी पैरेलल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें तो 5-3 एंड 3-5 हमारा क्या बेटा जी, एंटी पैरेलल स्टैंडर्ड हमारा चलता है। और जल्दी जल्दी में डीएनए की स्ट्रक्चर आप ऐसी बना दोगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। डीएनए की स्ट्रक्चर बनेगी, क्या सोचने बैठे हो, क्या बात होगी तुम लोग यार, इधर जाकर के ये हो जाते हो। अनूप मौर्य बेटा जी, आप लोग प्लीज ऐसा क्लास में इंटरप्ट ना करें। किसी को कोई भी समस्या वो हमसे पूछे, है ना, बिना बात की माथा गरम ना करें, है ना, बिना बात के हमारा कुकर ना सीटी सलकाए, वरना हम आपकी सीटी बजा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझे, समझे तो अच्छी बात है, और ना समझे तो फिर आपको फिर रिजल्ट मिल जाएगा। डीएनए के फंक्शन के बारे में बात करें तो बेटा जी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना सबसे ज्यादा, है ना, आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर इन डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए या फिर आरआरएनए, तो हम लोग उसका आंसर क्या लिखते हैं, डीएनए, है ना। रेप्लिकेट टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल, हमारे कि जो हमारी क्या है डॉटर सेल्स होती हैं भाई, जैसे मान लीजिए आपके आने वाले भविष्य में आपकी संतान होगी, तो उसके पास में आपकी जेनेटिक चीजें कैसे जाएंगी, तो वो यहीं से जाती है। तो हमारा क्या बेटा, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल, हमारे क्या डीएनए के थ्रू वो चीजें ट्रांसफर होती हैं। प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस, यानी कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा जी, हमारे क्या है आरएनए की सिंथेसिस जो होती है उसमें हमारी सहायता करता है। बात करते हैं आरएनए यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो यूजुअली हमारा सिंगल स्टैंडर्ड हमारा ये होता है। न्यूक्लियोटाइड हमारे यहाँ पर रहते हैं, राइबोस शुगर रहेगा हमारा, फॉस्फेट रहेगा और नाइट्रोजन बेस रहेंगे, जैसे कि हमारा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। हमारा जो टाइप की बात करें तो 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। एमआरएनए जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए बोल लेते हैं, टीआरएनए हमारा जिसको हम लोग क्या बेटा जी हमारा ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, और हमारा आरआरएनए जिसको हम लोग क्या बेटा जी हमारा राइबोस आरएनए हमारा बोलते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कंपैरिजन ऑफ राइबोसोम से हमारा यहाँ पर चीजें रहेंगी। ठीक है जी। आगे बात करते हैं बेटा जी आरएनए के फंक्शन के बारे में, तो एमआरएनए का फंक्शन क्या होता है बेटा जी, हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। टीआरएनए का हमारा फंक्शन क्या रहता है बेटा जी, हमारा एडेप्टर फॉर ट्रांसक्रिप्शन, हमारा यानी कि क्या अमाइनो एसिड का ट्रांसफर करना हमारा। और आरएनए का क्या फंक्शन रहता है बेटा, बेसिकली हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करना हमारा बेसिकली क्रिस्टल्स के अंदर। चलेगा जी। अब आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस क्या रहता है, तो देखो डीएनए हमारा डबल हेलिक्स रहता है, डीऑक्सीराइबोस हमारा रहेगा, आरएनए में सिंगल हेलिक्स यानी कि राइबोस हमारा रहेगा। बेस की बात करें तो हमारे यहाँ पर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन रहेंगे। आरएनए के अंदर एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन रहेंगे। यहाँ पर थायमिन आ जाता है, वहां पर यूरेसिल आ जाता है, बस इतना फर्क है। स्टैंडर्ड की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड हमारा रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। हमारा फंक्शन की बात करें तो डीएनए हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और आरएनए हमारा क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यही हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, जो कि हमने यहां पर आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, 4 बजे तक। अरे जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि हमसे संपर्क कर ले, बताइएगा। देखिए एक चीज प्यारे बच्चों ये है कि हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपने घर की स्त्रियों को कैसे प्रोटेक्ट करें। देखिए मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा जीवन को लेकर के अलग है।
कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपने घर की स्त्रियों को कैसे प्रोटेक्ट करें, पर जिस दिन हम ये भी सोचने लगेंगे कि हम दूसरों की माँ बहन को भी कैसे प्रोटेक्ट करें, उस दिन ना तो कोई रेप होगा, ना ही कोई लड़की हैरेस होगी, और ना ही कोई लड़की ये सोचेगी कि मेरे साथ में भी कुछ गलत हो सकता है। बस हमारी थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए कि हम अपने घर की लड़कियों को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, पर लेकिन बाहर वाली को भी वही सम्मान दे, बाहर वाली को भी उसी नजर से देखे। बस इतना सा जीवन है ना, कि अवर्ण धिक्कार है ऐसे जीवन पर कि जहां पर हम एक लड़की को लेकर के कुछ भी माइंड में ऐसा चीज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, भूमिका बेटा, अगर जो आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो अभी मेरा यूट्यूब पर एक वीडियो 2 बजे आ जाएगा जेनेटिक कोड की शॉर्ट ट्रिक को लेकर के। अदरवाइज आप कल की जो 2 नंबर वाली क्लास मेरी अपलोड हुई है उसको देख लेना, मेरा 2 बजे लेक्चर आ जाएगा, उसको देख लेना, आपको ट्रिक पता लग जाएगी। ठीक है बेटा, वो मैंने वीडियो बना करके डाल दिया आप लोगों के लिए, आप उसको देख लो। मैं इस वजह से बोलता हूँ कि मेरे चैनल पर एक्टिव रहा करो, आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, अपडेट्स के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ ये भी सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, नहीं मैंने आपको गलत नहीं बोला है, मैं यहाँ पर हर किसी को ये मैसेज दे रहा हूँ। आप यहीं पर बच्चे को ये भी तो बोल सकते थे ना कि आप सर से पूछ लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ, मेंटेलिटी की बात होती है बेटा जी, है ना, बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, है ना, कि हमारे आसपास से कोई स्त्री गुजर रही है तो वो कॉन्फिडेंसली गुजरे कि हाँ ये इंसान सही है, बस इतनी चीज है। ये चीज भी, ये कमाई होती है जीवन की। ठीक है ना, ये जीवन की कमाई होती है। ओके, मतलब कि मैं एक मैसेज पास कर रहा हूं कि हमारे घर की जो स्त्रियां हैं उनके साथ साथ हमसे बाहर वाली स्त्रियां भी उतनी ही प्रोटेक्टेड फील करें। बस इतनी सी मैं मैसेज पास कर रहा हूं, मैं किसी को सही गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं ये चीज बोल रहा हूं कि अपने अंदर ऐसे भी स्वभाव लेकर के आए। ठीक है, चलेगा। तो अब हम लोगों ने बेटा जी 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए पूरे के पूरे अपने, है ना। अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों के सर के ऊपर से जाने लगेगा। अब 1 घंटे बाद, यानी कि अभी हमारा 11:30 बज रहे, 12:30 बजे हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, जहां पर हम अगले 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और 1 घंटे में आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। अगले 1 घंटे में आपको ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। मैं आपको ज्यादा लोड नहीं दूंगा कि आप अगली क्लास को 5 क्वेश्चन एक साथ, नहीं, आपको मैं 1 घंटे का टारगेट दे रहा हूं, 1 घंटे में आप अगले दोनों क्वेश्चन भी तैयार कर लेना। ठीक है, तो 12:30 बजे या 1 बजे आपकी क्लास होगी, मैं वो शेड्यूल करा दूंगा आपकी। तो भाई अगली क्लास में मिलेंगे, उसमें हम 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर उससे अगली 2 क्लासेस और होंगी, मतलब कि टोटल 4 क्लासेस हमारी होंगी, और 1 क्लास हमारी आउट टू कॉपी इन एग्जाम ऑफ बायोकेमिस्ट्री उसके ऊपर होगी शाम को, और शाम को ही आपका टेस्ट भी होगा। सारा काम आज ही हम लोग करेंगे। तो 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, परेशान कोई मत होना। ठीक है जी, और जो कल वाले क्वेश्चन को लेकर के बच्चे बोल रहे हैं भैया उनको सोल्यूशन अपलोड करा दीजिए, तो मैं उसका भी सोल्यूशन अपलोड करा देता हूं, परेशान मत होना। ठीक है जी, अब ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्यारे बच्चों? एक आप लोगों से बात पूछना चाहूंगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फटाक से प्यारे बच्चों चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। राइट डाउन इन चैट सेशन, अपना फीडबैक के साथ में, फीडबैक के साथ में बोलिएगा बेटा जी। देखो आप लोगों को जीवन का ज्ञान, और अगर जो आप मेरे साथ में पूरा सेमेस्टर पढ़ोगे ना तो आप लोग मुझे बोलोगे कि सर आप तो बाबा हैं। ठीक है, जल्दी बताइएगा बेटा जी, चलिएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। और आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे, आप मजे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर उससे नेक्स्ट क्लास, फिर उससे नेक्स्ट क्लास। आज हमारी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस होंगी 5। ठीक है जी, और जरूरत पड़ी तो 7 भी हो सकती है, तो चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बेटा जी।